यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने जो पिछली क्लास में जिस प्रकार से हमने असहयोग आंदोलन के बारे में उसकी पृष्ठभूमि तैयार की, उसके कुछ कारणों को हमने पढ़ा था कि किन किन कारणों की वजह से महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में एक प्रसिद्ध असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया गया। इन सब बातों को हमने अध्ययन कर लिया था। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि महात्मा गांधी जी और उनके कई अन्य साथी हाथ में लाठी पकड़े हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के विरुद्ध कांग्रेस के नेता, कुछ ऐसे भी कांग्रेसी नेता थे जो इस आंदोलन के विरुद्ध में थे, यानी इस आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी, जो कारण थे, उनसे वो बिल्कुल पूरी तरीके से वह सहमत नहीं थे। ऐसे थे, उनमें कौन कौन से थे उनको देख लेते हैं। सबसे पहले थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, CR दास, विपिन चंद्र पाल, मदन मोहन मालवीय तथा मोहम्मद अली जिन्ना। ये कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो इस असहयोग आंदोलन के विपरीत में थे, यानी कि इनके मानना ये था कि असहयोग आंदोलन जिस प्रकार से हो रहा है उसके जो कारण हैं, या फिर अंग्रेज़ों में पूरी तरीके से उनकी निष्ठा बनी हुई थी, इस प्रकार से वहाँ कुल मिला के इस आंदोलन को एक सही नहीं मान रहे थे। उसमें थे ये सभी नेता उदारवादी भी थे, और हमने इससे पहले की हमने क्लासों में पढ़ रखा है कि उदारवादी कांग्रेस के वह सब नेता थे जो अंग्रेज़ों की जो न्यायप्रियता थी, या फिर हम कह सकते हैं कि उनकी बातों को, उनकी मांगों को बिल्कुल सही मानने वाले लोग थे। यानी कि इनका ये मानना था कि अंग्रेज जिस प्रकार के से जो भी कार्य भारत में जो कर रहे हैं, वहाँ भारतीयों के हित के लिए ही सब कुछ हो रहा है, और भविष्य में जो भी कार्य करेंगे वहाँ बिल्कुल सही तरीके से सही करेंगे। उसमें एनी बेसेंट, जिसका कांग्रेस पर विशेष प्रभाव था, वह भी असहयोग आंदोलन के सिद्धांत से नहीं थे। यानी कि एक एनी बेसेंट एक ऐसी कांग्रेसी थी जो पूरी तरीके से कांग्रेस की अच्छी एक कांग्रेसी नेता मानी जाती थी। वह खुद भी इस आंदोलन से सहमत नहीं थी। उनका भी मानना था कि ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। एक भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा कांड, जिस कांड की वजह से असहयोग आंदोलन का समापन हो जाता है, असहयोग आंदोलन का स्थगन हो जाता है, उसको भी हम देख लेते हैं। 5 फरवरी 1922, बात है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश वर्तमान में जो राज्य है वहाँ की बात है। वहाँ पर चौरी चौरा नामक स्थान पर खिलाफत कमेटी तथा कांग्रेस जनों द्वारा एक जुलूस निकाला जा रहा था, जिसमें शामिल कुछ लोगों ने वहाँ तैनात पुलिस कर्मियों के दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी गोलियां चलाई तथा विद्रोह ने थाने को जला दिया। जब गांधी जी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अनुभव किया कि अब असहयोग आंदोलन हिंसात्मक होता जा रहा है, यानी हिंसा का रूप लेता जा रहा है। अतः उनका ये मानना था कि अब ये हिंसा का रूप ले रहा है, इसलिए उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर देना उचित समझा। उनका ये मानना था कि अब अधिक से अधिक इसमें हिंसा का होना जायज़ है, इसलिए इन्होंने इस आंदोलन को समाप्त करने की अपने मन में ठान ली। बारदौली में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में आंदोलन पर विचार किया गया कि किस प्रकार से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए या फिर इस आंदोलन को यहीं पर रोका जाए। विचार विमर्श के बाद स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, यानी कि आंदोलन को रोकने का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन राष्ट्रीय संघर्ष के लिए बहुत सारे नवीन आयाम बनकर समाप्त हो गया। यानी कि भारतीय जनता के द्वारा ये किया गया एक व्यापक तथा विस्तृत आंदोलन था, जो भारतीय इतिहास में आज़ादी के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू साबित हुआ। वहाँ 12 फरवरी 1922 को खत्म हो गया।
10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया तथा राजद्रोह का केस बनाकर उनको पर मुकदमा चलाया और 6 वर्ष की कठोर कैद की सज़ा उनको इस आंदोलन के स्वरूप दी गई। आगे बढ़ते हैं हम। ये रहा वह प्रसिद्ध स्मारक चौरी चौरा कांड, गोरखपुर जो यूपी में स्थित है। जी यहाँ पर ये चौरी चौरा कांड हुआ था। जनरल डायर के द्वारा यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गई थी। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इस आंदोलन के परिणाम कि असहयोग आंदोलन जो हुआ वह एक, हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि उसने तैयार कर ली थी और एक आने वाले समय में भारतीयों के लिए एक पथ का निर्माण उसने अवश्य कर लिया था। और ये बात अंग्रेज भी पूरी तरीके से समझ गए थे कि अब भारतीय लोगों को यहाँ से उनका ध्यान भटकाना बहुत टेढ़ी खीर बन गई है। तो इस आंदोलन की वजह से कुछ ऐसे परिणाम निकलकर सामने आए जो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसमें है, सबसे पहला है जनता में चेतना तथा निर्भीकता का संचार इस आंदोलन के माध्यम से हो गया। यानी कि जनता जागृत हो गई कि वास्तव में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो अंग्रेज है, उनके किस तरीके से, उनकी क्या कार्यशैली है, उनका भारतीय लोगों के प्रति क्या रवैया है, इस प्रकार की जो कुछ बातें थी उनके खिलाफ जो चेतना जगी भारतीयों के मन में, वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ पर जागृत हो गई। इस आंदोलन ने जनता को निर्भीक बना दिया। जनता शासन द्वारा दी जाने वाली सजा और यातनाओं को भुगतने के लिए तैयार तथा निडर हो गई। यहाँ पर यह भी एक बात समझ में आ गई कि अंग्रेज क्रूर थे, यातनाएं देते थे, अमानवीय तरीके से अत्याचार करते थे। ये सब एक डर बना हुआ था पहले की कंडीशन में। लेकिन इस आंदोलन की वजह से ये सब जो एक भय का जो माहौल था वह पूरी तरीके से इस आंदोलन के फलस्वरूप भारतीय लोगों के दिलो दिमाग से खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित करना। एक, हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर भारत के बहुत अधिक क्षेत्र में या क्षेत्रफल में भारतीय लोगों के द्वारा किया जाने वाला यह एक बहुत बड़ा विस्तृत आंदोलन था, जिनमें देश के हर कोने के, हर तबके के लोगों ने इसमें अपना योगदान देने का कार्य किया था। असहयोग के माध्यम से गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन अब केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित नहीं रहा, यह गांव-गांव तक पहुंच गया। असहयोग आंदोलन पहला आंदोलन था जिसने भारतीय जनता को अपने पैरों पर खड़ा होना भी सिखा दिया। यानी कि अब इस आंदोलन के फलस्वरूप भारतीय पूरी तरीके से अंग्रेजों पर डिपेंड नहीं होकर खुद अपने पैरों पर भी खड़ा कैसे होना है, इस बात को भली बात यहाँ बिल्कुल समझ गए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आंदोलन के परिणामों को स्थायित्व प्रदान करना, कि इसके क्या परिणाम आएंगे हमारे सामने, आगे की हमारी क्या स्थिति होगी, इसके बारे में भी कुछ निर्णय निकले। आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्य, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं का संचालन, विदेशी के स्थान पर स्वदेशी चरखा, हाथकरघा आदि से देश को विशेष लाभ हुआ। इसे आंदोलन के परिणामों को स्थायित्व प्रदान किया। यानी ये सब कार्य भी इस आंदोलन के फलस्वरूप शुरू हुए और उनको विशेष एक लाभ भी प्राप्त हुआ। चौथा कारण हम देख लेते हैं, सामाजिक विषमता। समाज में जो विषमता, जो एक दूसरे के प्रति जो अपनी जो भावना होती है, अपना जो विचार होता है, अपना जो दृष्टिकोण होता है, तथा गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने का प्रयत्न भी यहाँ पर होना या होता प्रतीत होता है। आंदोलन के रचनात्मक कार्य के माध्यम से एक ओर सामाजिक विषमता का अंत हुआ, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय हित के अनुकूल
शिक्षा प्रदान करने का प्रयास भी इसके माध्यम से किया गया। यानी कि एक ऐसी शिक्षा प्रणाली यहाँ पर विकसित की गई जो राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का कल्याण कर सके और सामाजिक विषमता, जो समाज में जो विषमता की जो उस समय जो कंडीशन बनी हुई थी, जो लोगों के दिलो दिमाग में जो एक दूसरे के प्रति जो अपना जो दृष्टिकोण लोगों का जो रहता था, उसको भी यहाँ पर इस आंदोलन के माध्यम से पूरी तरीके से समाप्त करने का कार्य किया। स्वदेशी के माध्यम से गरीबी और बेरोजगारी से लड़ने के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास भी इस माध्यम से किया गया। यानी कि असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो पथ जो तैयार किया था, वहाँ बहुत ही मजबूत और हम कह सकते हैं ऐसा रास्ता बना दिया था कि इससे अब भारतीय आज़ादी ज़्यादा दूर नज़र नहीं आती थी। हम नेक्स्ट जो क्लास हमारी रहेगी सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इस असहयोग आंदोलन के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ भारत में एक और महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रसिद्ध आंदोलनों में से एक माना जाता है, उसका भी किस प्रकार से भारत में लोगों के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।